मेरे साथ यहाँ डॉ वैलेरी फोगेन हैं जो न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वैलेरी, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? न्यूरोलॉजिस्ट एक चिकित्सक होता है जो विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में प्रशिक्षित होता है, यानी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और परिधीय नसों की बीमारियां। मैंने सुना है कि स्ट्रोक को मस्तिष्क आघात भी कहा जाता है। क्या यह दिल के दौरे जैसा है? हाँ, कुछ लोग स्ट्रोक को मस्तिष्क आघात कहते हैं ताकि इसकी आपातकालीन स्थिति को उजागर किया जा सके। सामान्य रूप से और साधारण शब्दों में स्ट्रोक को मस्तिष्क की एक तीव्र संवहनी चोट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और स्ट्रोक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्ट्रोक के तंत्रों के आधार पर स्ट्रोक मस्तिष्क की नस में रक्त के थक्के के कारण हो सकता है और इसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। मस्तिष्क की नसों का संकीर्ण होना भी इस्केमिक स्ट्रोक का कारण बन सकता है। स्ट्रोक जो मस्तिष्क के किसी विशेष क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। स्ट्रोक के अन्य प्रकार मस्तिष्क की नसों के फटने के कारण होते हैं, और यदि फटी हुई नस से रक्त मस्तिष्क में चला जाता है तो इसे इंट्रासेरेब्रल हेमरेज कहा जाता है, और यदि रक्त मस्तिष्क के आसपास के क्षेत्र में चला जाता है तो इसे सबराक्नॉइड हेमरेज कहा जाता है। मुझे लगता है कि रक्त मस्तिष्क कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान नहीं करेगा, जिससे मस्तिष्क को नुकसान होगा। हाँ, रक्त की बहुत कम आपूर्ति, 7 सेकंड की आपूर्ति में रुकावट मस्तिष्क को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाती है। हम सभी बूढ़े होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी को स्ट्रोक का खतरा है। क्या मैं स्ट्रोक से बच सकता हूँ? हाँ, यह स्ट्रोक के बारे में अच्छी खबर है। हालांकि यह बहुत गंभीर और दुर्बल करने वाला विकार है, इसे 25% मरीजों में रोका जा सकता है। सिर्फ यह जानना ज़रूरी है कि क्या आप स्ट्रोक के खतरे में हैं, आपके जोखिम कारक क्या हैं, और फिर अपने जोखिम कारकों को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करें। आपने जोखिम कारकों की बात की, वे क्या हैं? हाँ, स्ट्रोक के सबसे सामान्य जोखिम कारक उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, हृदय रोग, मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल हैं। और अगर मैं इन्हें कम कर दूं, तो क्या मैं अपने स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता हूं? निश्चित रूप से, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से। जैसा कि मैंने कहा, 50% मामलों में, यानी 10 में से 8 लोग अपने स्ट्रोक को पूरी तरह से टाल सकते हैं। अगर मैंने पहले ही स्ट्रोक का अनुभव किया है, तो क्या मैं इसे फिर से होने से रोक सकता हूं? हाँ, हालांकि जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है वे पुनरावृत्ति स्ट्रोक के बढ़े हुए जोखिम में होते हैं, और लगभग 10 में से 2 लोगों को स्ट्रोक के पहले वर्ष के भीतर पुनरावृत्ति स्ट्रोक होता है, और 10 में से 1 को स्ट्रोक के 5 साल बाद तक पुनरावृत्ति स्ट्रोक होता है, और लगभग 20 में से 1 व्यक्ति 5 साल बाद पुनरावृत्ति स्ट्रोक होता है। लेकिन पुनरावृत्ति स्ट्रोक के जोखिम को रोकने के निश्चित तरीके हैं, और सबसे पहले यह जानना और ध्यान रखना है कि आपके स्ट्रोक का कारण क्या है और उसे सही तरीके से उपचारित करना है। उदाहरण के लिए, यदि स्ट्रोक का कारण मस्तिष्क में एन्यूरिज्म का फटना था, या यह गर्दन की मस्तिष्क धमनी के संकीर्ण होने के कारण था, तो आपको इन असामान्यताओं को ठीक करने के लिए सर्जरी की पेशकश की जा सकती है। यदि स्ट्रोक का कारण केवल उच्च रक्तचाप था, तो अपने रक्तचाप को सही तरीके से नियंत्रित करना आपके स्ट्रोक के जोखिम को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकता है। क्या आपके स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है? हाँ, ये पुनरावृत्ति स्ट्रोक के जोखिम को कम करने की पहली रणनीति है। दूसरी बात, आपको अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सिफारिशों का बहुत ही नज़दीकी से पालन करना चाहिए। बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से दवाएं लेनी चाहिए।
यहाँ तक कि अगर आप पूरी तरह से ठीक महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आपको अब और दवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो दवाएं लेना बंद न करें जब तक कि आपको ऐसा करने की सलाह न दी जाए। और दूसरी या तीसरी बात, आपको अपने स्ट्रोक के अन्य जोखिम कारकों को नियंत्रित करना चाहिए जो मैंने पहले बताए थे, जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल। आपको निश्चित रूप से धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, अपने हृदय रोग को नियंत्रित करना चाहिए यदि यह संभव हो या जितना संभव हो सके। अगर मैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में हूँ, जैसे बारबेक्यू, और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ महसूस कर रहा है और मुझे संदेह है कि उन्हें स्ट्रोक हो सकता है, तो क्या कोई परीक्षण है जो मैं कर सकता हूँ? हाँ, गंभीर स्ट्रोक के मामले में यह काफ़ी स्पष्ट होता है कि मरीज को स्ट्रोक हुआ है। यदि आप शरीर के एक तरफ हाथ या पैर में कमजोरी के स्पष्ट संकेत देख सकते हैं, चेतना खोना या बोलने की क्षमता खोना, तो निदान आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती और अधिकांश लोग इन लक्षणों को स्ट्रोक के रूप में पहचानते हैं और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये लक्षण सूक्ष्म या अस्थायी होते हैं, जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, बस कुछ सेकंड या मिनटों में, और यह लक्षणों का निदान करने में समस्या होती है। कुछ सरल परीक्षण हैं जो हर कोई स्ट्रोक के सूक्ष्म लक्षणों का निदान करने के लिए उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप व्यक्ति से कह सकते हैं कि वह अपने हाथों को कंधे के स्तर तक उठाए और आंखें बंद करे, और यदि एक हाथ नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि इसमें कमजोरी है। सही। यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। आप व्यक्ति से एक सरल वाक्य कहने के लिए भी कह सकते हैं, और यदि भाषण अस्पष्ट है या व्यक्ति वाक्य को दोहरा नहीं सकता या यदि व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं सकता, तो यह भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। फिर आप व्यक्ति से मुस्कुराने के लिए कह सकते हैं, और यदि चेहरे का एक हिस्सा ढीला है तो यह भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। तो इन सभी लक्षणों के होने पर और आप लक्षणों को देख सकते हैं, भले ही आप निश्चित न हों कि यह स्ट्रोक है या नहीं, आपको तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर सिर दर्द का अनुभव कर रहा है, तो क्या यह स्ट्रोक से संबंधित हो सकता है? हाँ, बहुत गंभीर, असामान्य रूप से गंभीर या असामान्य पैटर्न का सिर दर्द बिना किसी अन्य लक्षण के स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। सिर्फ गंभीर, असामान्य रूप से गंभीर सिर दर्द, यह सबसे विनाशकारी प्रकार के स्ट्रोक में से एक का लक्षण हो सकता है, जिसे सबराक्नॉइड हेमरेज कहा जाता है। मैंने टाइम इज़ ब्रेन वाक्यांश सुना है। क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? हाँ, समय वास्तव में मस्तिष्क है और खोया हुआ समय अक्सर खोए हुए मस्तिष्क का मतलब होता है। तो अगर स्ट्रोक के कोई लक्षण हो रहे हैं या आपको सिर्फ संदेह है कि स्ट्रोक हो सकता है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना चाहिए। तो आप अपने जीपी से संपर्क नहीं करते या किसी परिवार के सदस्य को फ़ोन नहीं करते, आप एम्बुलेंस बुलाते हैं? आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रोक का अनुभव कर रहा है, तो वे किस प्रकार की चीज़ें महसूस कर सकते हैं? उनके लक्षण क्या होते हैं? स्ट्रोक के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें चेतावनी संकेत कहा जाता है। वे स्ट्रोक से पहले हो सकते हैं या स्ट्रोक के विकास के लक्षण हो सकते हैं, और सबसे सामान्य ऐसे लक्षण हैं अचानक हाथ या पैर की सुन्नता या कमजोरी, विशेष रूप से शरीर के एक तरफ, अचानक भ्रम, बोलने में कठिनाई या समझने में कठिनाई, अचानक संतुलन खोना, समन्वय, चक्कर आना, अचानक निगलने की क्षमता खोना, अचानक एक या दोनों आँखों में देखने में कठिनाई, और जैसा कि मैंने पहले कहा, अचानक अप्रत्याशित या असामान्य रूप से गंभीर सिर दर्द जिसका कोई ज्ञात कारण नहीं है। मुझे बताया गया है कि अगर आपके मस्तिष्क के इस हिस्से में स्ट्रोक होता है, तो आप शरीर के विपरीत हिस्से की गति खो सकते हैं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा क्यों है? हाँ,
जिस तरह से शरीर का कार्य करना संगठित होता है, अधिकांश मामलों में शरीर के दाहिने हिस्से की गति कार्य करना बाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है और इसके विपरीत शरीर का बायां हिस्सा दाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन मस्तिष्क के कुछ हिस्से दोनों पक्षों को नियंत्रित करते हैं और उन हिस्सों को मस्तिष्क तना या मस्तिष्क का मध्य भाग कहा जाता है। मैंने सुना है कि लोग अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं और उन्हें स्ट्रोक जैसा लक्षण हो सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। इसे TIA या मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। वे इससे क्या मतलब रखते हैं और क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? हाँ, इसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या TIA कहा जाता है, या कुछ लोग इसे मामूली स्ट्रोक कहते हैं। यह मस्तिष्क की तीव्र संवहनी चोट के लक्षणों को संदर्भित करता है, जो 24 घंटे से कम समय तक रहते हैं। अधिकांश मामलों में लक्षण कुछ सेकंड या मिनट तक ही रहते हैं, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अक्सर स्ट्रोक के पहले चेतावनी संकेत होते हैं, जो अक्सर स्ट्रोक की ओर ले जाते हैं। और समय पर TIA को नियंत्रित करने के उपाय करें। TIA के अंतर्निहित कारण को समझना स्ट्रोक को होने से रोक सकता है। इसलिए इन लक्षणों को पहचानना और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर फेगन, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।